Good morning to all of you, dear students. Today we are going to discuss a topic of BSc Part 1, surface tension. Inside this, we will study surface potential energy and pressure on a curved surface. The pressure on a curved surface is most important topic of this chapter. So, let's go for it. First of all, we have to know about the surface potential energy. What is the surface potential energy? Dear students, in last class, we already studied about the what is the surface tension and basic of the surface tension. Here we also know the molecular interpretation of the surface tension. तो जो हमने इंटरमोलिकुलर जो हमने मोलिकुलर इंटरप्रिटेशन देखा था, लाप्लास का जो सिद्धांत देखा था सरफेस टेंशन का, उसी के बेस से हम समझ सकते हैं। या एक फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि जब कभी भी हम रबड़ को हमें क्या करना रहता है, खींचना रहता है, तो हमें कुछ ना कुछ उसको क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। क्योंकि हमको मालूम है कि रबड़ जो है वो अपनी पूर्वावस्था में आना चाहता है ना। तो इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रबर मेम्ब्रेन्स बाय स्ट्रेचिंग इट, सम वर्क इज डन अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स। दैट इज क्लियर। सिमिलरली व्हेन द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड इज इंक्रीज्ड, सम वर्क इज डन, है ना, राइजिंग द मॉलिक्यूल। दैट मीन्स हमें ये समझ में आ रहा है कि हमें जो भी सरफेस जो होता है, लिक्विड सरफेस की प्रॉपर्टी होती है कि वो कम से कम एरिया लेना चाहता है। तो हम अगर उसके एरिया को स्ट्रेच करना चाहेंगे तो हमें जो मॉलिक्यूल जो संसंजक बल लगा रहे थे, जो कोहेसिव फोर्स लगा रहे थे, उनके अगेंस्ट में कुछ वर्क करना पड़ेगा। और यही वर्क जो होगा वो सरफेस पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या रहता है, कंजर्व रहता है। ओके, so this work is stored in the form of the potential energy in the newly formed surface. The potential energy is stored per unit area of the surface is called the surface energy. अगर mathematically देखना चाहें, the potential energy stored per unit area ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड द सरफेस एनर्जी। ओके, आपको क्लियर हो चुका होगा और कॉन्सेप्ट भी अभी जो मैंने बताया वो भी समझ में आ गया होगा कि जो सरफेस वाला एरिया था वहां जितने भी मॉलिक्यूल थे वो नीचे की तरफ आपका फोर्स लगा रहे थे, आपको मालूम होगा, हमने पढ़ा था, है ना, जो स्फेयर बना के पढ़ा था। अब मान लीजिए कुछ किसी नीचे वाले मॉलिक्यूल को मुझे ऊपर लाना होगा, तो इस फोर्स के अगेंस्ट में मुझे कुछ वर्क करना होगा, क्योंकि ये तो डायरेक्शन नीचे और मुझे ऊपर ले जाना है। और यही वर्क जो होता है वो एक्चुअली सरफेस पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या रहता है, कंजर्व रहता है। करेक्ट है। चलिए हम इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन देखेंगे कि क्या होता है जो हमने बताया, इज द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट एरिया और द वर्क डन पर यूनिट एरिया, ये भी हम बोल सकते हैं। तो मैथमेटिकल डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। सो मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन। सो वी हैव अ फिगर, हमारे पास एक फ्रेम है, आप देख सकते हैं, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ द वायर है। मैं थोड़ा सा कलर ले लेता हूं उसके लिए भी। ए बी सी डी जो आपको दिख रहा है, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ द वायर है जिसमें हमको जी एच जो दिख रहा है ये मूवेबल है। ये जी और ये जो एच आपको दिख रहा है, एक वायर बंधा हुआ है, वो कैसा है, मूवेबल है, वो घूम सकता है ना। तो हम अगर इसे सोप के या साबुन के घोल में अगर इसे डुबा दें तो यहाँ हमको पता है एक फिल्म बन जाएगी, इतने एरिया में क्या बन जाएगी, एक फिल्म बन जाएगी। ठीक है। और हम ये भी जानते हैं जो फिल्म होगी उसके दो फेस होंगे, एक तो इस तरफ हम इधर से भी देख सकते हैं, उसको उधर से भी देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसके बारे में आगे चर्चा करूंगा। तो अगर हम इस पर सरफेस टेंशन के कारण हम क्या, सरफेस टेंशन क्या करेगा, सरफेस टेंशन चाहेगा कि इसका जो एरिया है, इसे थोड़ा हटाया जाए, है ना, ये वाला पोर्शन को हटा दिया मैंने। इसका जो एरिया है, कौन सा, ये वाला जो एरिया है, कौन सा, जी डी सी एच वाला जो एरिया है जिसपे फिल्म बनी हुई है, इस एरिया पर, ये एरिया को वो कम करने की कोशिश करेगा, जिसके कारण सरफेस टेंशन एक फोर्स लगा रहा है, देखिए इस डायरेक्शन में, जी एच के लेफ्ट हैंड साइड में डायरेक्शन में, जिससे ये एरिया जो है वो क्या हो जाए, कम से कम एरिया को, कम से कम क्षेत्रफल को ग्रहण करे। भाई लिक्विड की प्रॉपर्टी है, इसका मतलब एरिया वो क्या करना चाहता है, डिक्रीज करना चाहता है। तो उसके लिए जो वो फोर्स लगाएगा, वो जो फोर्स लगता है, तो फोर्स इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं कि T इंटू एल, या यहाँ पर होगा 2L। अब ये T इंटू 2L मतलब सरफेस टेंशन का जनरली फॉर्मूला हमने पढ़ा था, T इज इक्वल टू F अपॉन L होता है, फोर्स इन यूनिट लेंथ, यही होता है। तो हम यहाँ से यदि फोर्स लगाएं ड्यू टू सरफेस टेंशन, तो T इंटू एल, 2L हमने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ जो फेस है वो दो है। कितनी फेस है यहाँ पर, दो फेस है, इसलिए हमने इसको क्या ले लिया, 2L ले लिया। करेक्ट। अब हम चाहते हैं कि इसे वहीं रहना चाहिए,
ये जो आपका GH है, इस GH को क्या रहना चाहिए, वहीं रहना चाहिए, हम ये चाहते हैं। इसका मतलब ये होगा कि हमें इसे वापस अपनी अवस्था में बनाए रखने के लिए एक फोर्स और लगाना पड़ेगा, कुछ वर्क और करना पड़ेगा, और यही वर्क जो होगा वो हमारा सरफेस पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हम फाइंड आउट करेंगे। सो टू कीप द वायर GH एट इट्स पोजिशन, a GH is displaced through a distance x। हमने GH को कितना डिस्टेंस करना पड़ेगा, उसे डिस्प्लेस x डिस्टेंस करना पड़ेगा, और उसके लिए जो हम वर्क करेंगे वो वर्क होगा फोर्स इंटू डिस्टेंस। दैट्स मीन वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस इज इक्वल टू हियर x। करेक्ट। और नाउ वी हैव द फोर्स इज इक्वल टू 2 इंटू 2l, जो कि लगता है हमारा, है ना, 2 इंटू 2l इंटू क्या होगा यहाँ पर x हो जाएगा, तो 2 इंटू 2l इंटू x। तो आप देख रहे हैं l इंटू एक्स, व्हाट इज l हियर। यहाँ जो L है, मैं आपको बता दूं कि जो L है यहाँ पर, वो एक्चुअल में जो इसकी L जो है वो यहाँ की लेंथ है। ये GH जो आपको दिख रहा है ना, उसकी लेंथ है। और X जो है वो क्या है, ब्रेथ हुई। अगर हम इतने की बात करें, मैं इसे इरेज करके आपको बता दूं एक बार फिर से, हम सिर्फ ये एरिया की बात करें जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कलर ले लेते हैं, ये एरिया की अगर हम बात करें, देखिए ये फ्रेम की बात करें, तो इसका लेंथ जो है वो L होगा, दो सरफेस होने के कारण LL दो बार लेंगे, और ये जो ब्रेथ है उसकी X होगी, तो उसका जो एरिया होगा वो 2L इंटू कितना होगा, X होगा, जिसके कारण हम इसे चेंज इन एरिया, क्योंकि हम तो फोर्स से एरिया को चेंज करते हैं, चेंज करने हैं, तो चेंज इन एरिया का इसे नाम दे सकते हैं डेल्टा ए इज इक्वल टू T इंटू डेल्टा ए इज इक्वल टू वर्क डन टू कीप द GH इन देयर इनिशियल पोजिशन। करेक्ट है। अब हम यहां से पोटेंशियल एनर्जी को निकाल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी को यदि हम निकालना चाहें तो डेल ए को 1 कर दे, तो जो W होगा वही हमारा होगा। दैट मीन द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द वर्क रिक्वायर्ड टू, T को हम W के इक्वल कह सकते हैं। सरफेस टेंशन इज इक्वल टू द वर्क रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड फिल्म बाय यूनिटी। यानी कि जो लिक्विड फिल्म की जो एरिया, सरफेस एरिया है, उसे 1 वर्ग मीटर तक बढ़ाने के लिए या एकांक वर्ग मीटर बढ़ाने के लिए जितना भी कार्य करना पड़ता है, वही कार्य जो होता है वह सरफेस टेंशन के क्या होता है, इक्वल होता है। बट यहाँ रिमेंबर कि यहाँ टेम्परेचर वगैरह जो रहने चाहिए वो क्या रहने चाहिए, कांस्टेंट रहने चाहिए। सो आई थिंक मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन भी आपको समझ में आया होगा। यहाँ से सरफेस टेंशन की एक और नई जो फॉर्मूला है वो बना, और अगर सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला हम कहें तो T इंटू डेले जो है वो हमारा सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला बना डियर स्टूडेंट्स। ओके, आई थिंक क्लियर होगा ये पूरा, है ना। ठीक वैसा ही हम ये भी समझ सकते हैं कि बबल्स के लिए भी हम समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं उसको भी। कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल एंड बिग ड्रॉप्स। देखिए, इफ द बिग ड्रॉप, यहाँ पर क्या लिखा है, अगर कोई बड़ा जो बूंद है, पानी की बूंद है या लिक्विड की बूंद है, वो बहुत सारे छोटे छोटे इक्वल ड्रॉप में क्या होगी, तोड़नी है हमें, तो हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। और अगर हमको वर्क करना पड़ रहा है, दैट मीन्स एकदम से बात क्लियर है कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। भाई आपको काम करना पड़ रहा है, मिल नहीं रहा है, और टेम्परेचर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। और यदि मैं उल्टा कहूं कि बहुत सारे छोटे बबल को जोड़ के एक बड़ा बबल बनाना है या एक बड़ा ड्रॉप तैयार करना है, तो हमें काम मिलेगा। दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। हम पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर वाइस वर्सा लिख दिया हुआ है। ठीक है, आप चाहें तो हम निकाल सकते हैं कि एक बड़ी बूंद को जब हम n छोटी बूंदों में तोड़ते हैं, जो आपने क्लास 10th में भी एक मैथमेटिकल डेरिवेशन पढ़ा होगा, उसकी सहायता से आप निकाल सकते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड ड्रॉप होगा, है ना, 4πr³ होता है। अगर हम क्या कहें कि एक बड़ी बूंद का जो आयतन है वो n छोटी छोटी बूंदों में टूट रही है, तो n छोटी बूंद के आयतन के यदि बराबर हम कर दें, तो आप जानते हैं कि जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो 4/3πr³ होता है स्फेरिकल के लिए। तो हम अगर वैसा कर दें तो वहां से हम रिलेशन निकाल सकते हैं, किसके किसके बीच, स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच रिलेशन निकाल सकते हैं, दोनों के सरफेस एरिया में चेंजेस दिखा सकते हैं, और वहीं से हम वर्क डन निकाल सकते हैं, वहीं से हम पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हम अगर 4/3π को कैंसिल कर दे, तो स्मॉल आर की जो वैल्यू आ जाएगी डियर स्टूडेंट्स, वो आ जाएगी आपकी कैपिटल आर, और नीचे में आ जाएगा आपका एन आएगा, ट्रांसफर करेंगे तो। और चूंकि पावर 3 है, तो इस पूरे की पावर जो होगी, तो आर की पावर तो 3 ही रहेगी ही, तो एन की जो सिर्फ पावर होगी वो कितनी हो जाएगी, 1/3। तो ये हमारे पास स्मॉल एन का जो फॉर्मूला आया, स्मॉल आर का जो फॉर्मूला है, इसे हम सरफेस एरिया में भी चेंजेस करके देख सकते हैं कि अगर हम कहें कि सरफेस एरिया 4πr² है, और अगर स्मॉल ड्रॉप्स का सरफेस एरिया हमें निकालना हो,
तो स्मॉल ड्रॉप्स का सरफेस एरिया हम निकालेंगे तो n इंटू 4πr² निकालेंगे, ये हो जाएगा n इंटू 4 और ये पाई और स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, देखिए कैपिटल आर है और नीचे में n टू द पावर ये आर स्क्वायर कर लेता हूँ और इसे 2/3 कर लेता हूँ। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, 1/3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 2/3 होगा। ये हमारा सरफेस एरिया है एन जो बूंद है या एन जो ड्रॉप है उसके लिए है। ठीक है, अब एरिया में कितना इंक्रीमेंट हुआ ये भी हमको देखना है। तो एरिया में जो इंक्रीमेंट हुआ वो हम देखेंगे तो n इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो n कितना होगा ये हम बात करते हैं। n ये आर स्क्वायर तो ठीक है, देखिए अब n देखिए यहाँ कितना n की पावर 1 है और यहाँ कितनी है 2/3 है। जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो 1 माइनस 2/3 होगा 3, यानी कि 1/3 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ n टू द पावर कितना हो जाएगा 1/3। यदि इसमें से हमने सिंप्लीफाई किया और हम चेंज देखना चाहते हैं तो माइनस इसमें से हम क्या करते हैं 4πr²। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 4πr² को हम कॉमन ले लेते हैं, 1/3 करेक्ट, -1। तो ये एक्चुअल में चेंज इन एरिया है। अब आप वर्क का जो फॉर्मूला था डियर स्टूडेंट्स, पहले हमारा W=T.Δ या एनर्जी का जो फॉर्मूला था, तो हम उसको T का है मल्टीप्लाई करके हम चाहें तो जो सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपको न्यूमेरिकली बहुत यूजफुल होगा ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए। आप इसे देख पाएंगे कि जब हम W निकालेंगे तो जनरली W का फॉर्मूला T.Δ होता है। तो T.Δ जो अभी हमने डेराइव किया था, तो जो डेल्टा ए की जो वैल्यू है वो डेल्टा ए की वैल्यू हमारे पास ये आई है। इस वैल्यू को पुट करके हम उस पोटेंशियल एनर्जी को या वर्क डन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आगे हमको बढ़ना है। आगे हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इम्प्यूरिटीज। बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि ये सरफेस टेंशन पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जनरल सी बात है जो सरफेस एरिया होता है वो फैलता है, और सरफेस एरिया फैल रहा है इसका मतलब हुआ कि जो सरफेस टेंशन होगा वो डेफिनेटली डिक्रीज होगा, है ना। जैसे अगर हम बोलें कि हमारे स्वाद की ही बात करें कि जीभ पर जब हम गर्म वाली चीजें या चाय पीते हैं तो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि चाय जो है ज्यादा से ज्यादा जगह को ग्रहण करती है। ठीक इसी प्रकार गर्म कपड़े से जब गर्म पानी से जब हम कपड़े धोते हैं तो क्या होता है वो ज्यादा एरिया खींचता है, इसलिए वो कपड़े ज्यादा अच्छे से साफ होते हैं। तो ज्यादा एरिया कब खींचता है, गर्म खींचता है। गर्म ज्यादा एरिया हुआ यानी कि हमारा सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो सरफेस टेंशन हमेशा टेम्परेचर से क्या होता है, डिक्रीज होता है। ओके, फिर हम इम्प्यूरिटीज की बात करेंगे। तो ये आपका टेम्परेचर अभी जो मैंने बताया, डिक्रीज विद राइज ऑफ द टेम्परेचर। इम्प्यूरिटीज की बात करें तो इम्प्यूरिटी अगर सॉल्यूबल है, अगर वो घुल जाती है, जैसे नमक घुल जाता है तो नमक घुलेगा तो गाढ़ा करेगा, गाढ़ा करेगा तो आप समझ जाइएगा हमेशा गाढ़ा हुआ मतलब सरफेस टेंशन ज्यादा है, पतला है मतलब सरफेस टेंशन कम है। तो ऑयल डालने से पतला होता है ना। अगर लेस सॉल्यूबल है तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा। जैसे हमने ऑयल या ग्रीस वगैरह डाला है तो सरफेस टेंशन डेफिनेटली क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपको ध्यान रखना है कि इम्प्योरिटी और टेम्परेचर पर सरफेस टेंशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। एक्सेस प्रेशर ऑन द कर्व सरफेस। इसके लिए ये फिगर आप देख लीजिए कि प्लेन सरफेस जो होता है तो दोनों तरफ का जो प्रेशर होता है वो इक्वल होता है, लेकिन जब हम प्रेशर की बात करते हैं कॉनकेव सरफेस जब होता है या कॉन्वेक्स सरफेस जब होता है हमारा, जो जनरली हमें ये सरफेस हमें देखने को मिलते हैं, है ना। तो ये सरफेस जब होता है तो प्रेशर जो है आप देखिए नीचे ज्यादा दबा हुआ है, इसका मतलब उसे बैलेंस करने के लिए प्रेशर जो होता है वो इस डायरेक्शन में लगा हुआ है। और कॉन्वेक्स में देखिए ऊपर ज्यादा है, इसलिए इसका जो बैलेंस है वो यहाँ पर लगा हुआ है बैलेंस करने के लिए। तो इस बेसिस पे हम देखेंगे कि कैसे जो है कर्व सरफेस जो हमारा मेन है उस कर्व सरफेस पे एक्सेस प्रेशर के लिए जो डेरिवेशन होता है वो कैसा होता है। सो एक्सेस प्रेशर ऑन कर्व सरफेस, ये हमारा फिगर है। आप देख सकते हैं कि ABCD एक हमारा कर्व सरफेस है जिसकी एक्स उसकी लेंथ है और वाई जो है उसकी ब्रेथ है, जिससे उसका एरिया अगर हम इनिशियली फाइंड आउट करें तो x इंटू वाई हो जाएगा। अब एक्सेस प्रेशर के कारण क्या होता है कि एक्सेस प्रेशर के कारण जो ये है वो दूर तक फैलता है, फैलकर ये डीजेड डिस्टेंस तक फैलता है, और जिससे इसका जो नया जो प्रारूप बनता है, नया जो फेस बनता है, नया जो एरिया बनता है वो हो जाता है A डैश B डैश C डैश D डैश। ठीक है, अब हम बताएं कि AO1 जो है वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मतलब कर्व जो रेडियस होता है वो A से O1 तक की डिस्टेंस जो है वो R1 है।
बी से O1 तक की डिस्टेंस भी R1, लेकिन हमने यहाँ बी से O2 जो लिया है ये वो आपका R2 है, और सी से जो O2 लिया है वो आपका R2 है। करेक्ट है। अब यहाँ पर AO1 या BO1 की बात करें तो वो R1 होगा, और यदि BO2 या CO2 की बात करेंगे मतलब वो R2 होगा। अगर मैं एरिया निकालना चाहूँ ABCD का, तो वो एक्चुअल में क्या होगा, वो एक्चुअल में होगा XY। जो पहला हमारा सरफेस था उसका यदि मुझे एरिया निकालना हो तो वो कितना होगा, XY होगा। ठीक है। अब एक्सेस प्रेशर है तो एक्सेस प्रेशर ऑन द कॉनकेव सरफेस है, तो कॉनकेव सरफेस पर एक्सेस प्रेशर को यदि मैं P मानूं तो तो उस स्थिति में जो बल होगा, है ना, आउटवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टेशनरी सरफेस जो होगा, यहाँ जो एक्सेस के लिए जो आउटवर्ड फोर्स जो लगा हुआ है, उस यदि बल की गणना मैं करना चाहूँ तो प्रेशर के फॉर्म में, तो एक्सेस प्रेशर हमारा मान लीजिए P है, तो जो बल होता है वो दाब गुणित क्षेत्रफल, तो एरिया कितना हमारे पास है XY, तो ये एक्सेस प्रेशर के कारण जो फोर्स लग रहा है वो है आपका। करेक्ट हो गया, ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 मान लेता हूं मैं इसे, आपको थोड़ा समझ में आया उसके लिए। अब हम बात करेंगे कि लिक्विड सरफेस का जो एरिया है वो dz से बड़ा है, देखिए, है ना, किससे बड़ा है, dz से बड़ा है। तो उस स्थिति में जो नया उसका पोजीशन बना वो क्या बना, dz बढ़कर a डैश b डैश c डैश d डैश, तो वर्क डन बाय द फोर्स ड्यू टू द एक्सेस प्रेशर, ये तो फोर्स था। अब अगर हम वर्क निकालना चाहते हैं तो फोर्स इंटू ए डिस्टेंस होगा, तो फोर्स ठीक है, कितना डिस्टेंस तक बढ़ा है भाई, dz डिस्टेंस तक बढ़ा है, ये डेल्टा जेड बढ़ा है, मैं dz लिख दे रहा हूँ समझ में आने के लिए। तो फोर्स की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो हमारे पास जो वर्क आ जाएगा वो आ जाएगा पी एक्स वाई, ये हमने फोर्स की वैल्यू रख दी, और बगल में जो इंक्रीमेंट हुआ है कितने परपेंडिकुलर हाइट में वो इतना आ गया। तो ये हमारा जो वर्क डन है वो फाइंड आउट हो गया। ये वर्क डन आपको समझ में आया होगा। वर्क डन बाय द फोर्स ड्यू टू एक्सेस प्रेशर, जो एक्सेस प्रेशर है उसके कारण जो वर्क डन हुआ है उसको ये शो करता है। मान लीजिए ये क्वेश्चन नंबर हमने क्या ले लिया, 2 ले लिया। ठीक है। अब आपको मालूम है कि साइड की लेंथ जो है वो दूर, देखिए कर्व सरफेस बड़ा लग रहा है, तो साइड की लेंथ बढ़कर x प्लस डी एक्स हो गई है और y प्लस डी वाई होगी, तो डेफिनेटली एरिया भी बड़ा हुआ होगा, है ना। तो कितना बढ़ा, तो लिक्विड सरफेस का जो एरिया बढ़ा है उस अगर बढ़े हुए एरिया को निकालना चाहें तो नया एरिया जो होगा x प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, इंटू वाई प्लस डेल्टा वाई होगा। y की जगह आ गया y प्लस डेल्टा वाई, ये आ गया। ये हमारा नया एरिया तो बना है, उसमें से हमको माइनस करना है पुराना एरिया को, दैट मीन्स एक्स वाई को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है। तो जब माइनस हम करेंगे इसको तो क्या आएगा, x इंटू वाई वाला कैंसिल हो जाएगा, x इंटू डी वाई बचेगा हमारे पास, x इंटू डी वाई बचेगा, ठीक है, प्लस y इंटू डी एक्स भी बचेगा, y इंटू डी एक्स, क्योंकि एक्स वाई वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, ये x इंटू डी वाई मैंने लिया और y इंटू डी एक्स लिया, और क्या होगा वैसे अगर मैं पूरा लिख दूं तो एक होगा आपका एक्स वाई वाला पोर्शन रहेगा और एक आपका होगा डी एक्स डी वाई वाला। क्यों हमने हटाया इसकी भी चर्चा कर ही लेते हैं, डी एक्स इंटू डी वाई माइनस आपका क्या है, एक्स वाई है, एक्स वाई, तो एक्स वाई तो आपका कैंसिल हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है ये, है ना, एक्स वाई कैंसिल हो गया, dx और dy जो है वो dx जो कि बहुत स्मॉल है, तो dx इंटू दो स्मॉल क्वांटिटी का प्रोडक्ट भी बहुत स्मॉल होगा, इसलिए उसे निग्लिजिबल ले लिया जाए, तो हमारे पास जो चेंज इन एरिया आएगा वो आएगा एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, ये हमारे पास एरिया होगा। ठीक है। इतना क्लियर हो गया है। अब आप थोड़ा सा और इसमें हम आगे बढ़ते हैं, तो ये एरिया हमारे पास आ गया। अब हम सरफेस एनर्जी को इंक्रीज निकाल सकते हैं कि सरफेस एनर्जी में, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकाल रहे थे वो कितनी इंक्रीज हो रही है। तो सरफेस एनर्जी, इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी हमको अगर निकालना हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी निकालते हैं भाई। तो इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी हमको निकालनी है सपोज, तो वो हो जाएगी इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी इक्वल टू टी इंटू डेल्टा ए होता है, और ए डेल्टा ए अभी हम निकाले हैं नीचे में, तो टी तो आपका रहेगा ही, और डेल्टा ए की जो वैल्यू है वो होगी एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, ये हो जाएगी वाई डी एक्स, ये सरफेस एनर्जी हो गया। अब ये इक्वेशन नंबर मैं इसको मान लेता हूं 3।
तो देखिए इक्वेशन नंबर 2 जो है वो भी वर्क है और ये भी एनर्जी। वर्क इज कंजर्व इन द फॉर्म ऑफ द एनर्जी। दोनों को अगर हम इक्वल करते हैं तो यहाँ से इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमें जो वैल्यू मिलेगी इक्वेशन नंबर 2 और 3 से, वो क्या होगी? तो वो हो जाएगी P एक्स वाई डी एक्स। यही वैल्यू होगी हमारे पास, P एक्स वाई डी एक्स। सॉरी डी एक्स नहीं है ये आपका, एक्चुअल में डी जेड था, है ना? क्या है ये? डी जेड, क्योंकि फोर्स इंटू डिस्टेंस था। इक्वल टू कितनी वैल्यू आएगी? T इंटू ये पूरी वैल्यू x डी वाई, करेक्ट, प्लस y डी जेड, वाई डी एक्स नॉट डी जेड, ये वैल्यू आ जाएगी। थोड़ा इसको भी हम अब हटाते हैं, इसको हटा देते हैं ताकि हमको आगे का लिखते बने। ये हमने हटाया, ठीक है। अब हम फिर से कोई रेड कलर ले लेते हैं। तो चलिए ये वाली वैल्यू है, यहां से अगर हमको एक्सेस प्रेशर निकालना है ना, तो वो प्रेशर होगा P। और वो P जब हम निकालेंगे तो ये सारी चीजें जो होंगी वो नीचे आ जाएंगी, जिससे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी T तो आपका रहेगा ही, इंटू में होगा x के नीचे x x कैंसिल, 1 बाय हो जाएगा y, करेक्ट है, dy बाय dz या डेल y बाय डेल z, जो भी हम लिखें। ये हो गया हमारा, यहाँ हो जाएगा 1 बाय x dx बाय dz या डेल्टा x बाय डेल्टा z। ये इक्वेशन आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को हम आगे और सॉल्व करेंगे, इस पे वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 4 बनाइए हमारा। अब फिगर पर आते हैं। फिगर को देखिए, ट्रायंगल ABO1 आपको दिख रहा है। ये ABO1 जो है, ABO1 ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। और जो एडेस बीडेस O1 है, डेफिनेटली दोनों के एंगल इक्वल है। हम इसको क्या ले सकते हैं, इसमें हम अगर थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं तो उस कंडीशन में हम ले सकते हैं कि एडेस बीडेस है ना, एडेस बीडेस ऊपर वाला साइड है, उसके लिए अगर हम ले लें एडेस बीडेस के नीचे एडेस O1, एडेस O1 दिखाई दे रहा है आपको, इक्वल टू अगर हम AB लेते हैं उसकी करस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्राइंगल की, तो उसके लिए जो होगी वो AO1 होगी, AO1। थेल्स थ्योरम जो हम लगाते हैं, भुजाएं अनुपातिक होती हैं। अब एडेस बीडेस की जो वैल्यू है x प्लस डी एक्स है, x प्लस क्या है, dx है। और एडेस O1 की वैल्यू, एडेस O1 की वैल्यू देखिए, AO1 तो आपको पता है R1 है, उसमें dz को आप डेल्टा z को जोड़ दीजिए, इसका मतलब होगा R1 प्लस डेल्टा z, यही होगा, करेक्ट। अब हम आते हैं AB तो आपका क्लियर है कि x है, नीचे में AO1 वो क्लियर है R1 है। तो अब R1 वाले को एक तरफ कर लीजिए और x प्लस dx वाले को एक तरफ हम कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इरेज में और करता हूँ इसको, इरेजर यहाँ से निकाल के ये ऊपर वाले हिस्से को हम हटा देते हैं। चलिए ठीक है, तो अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, x प्लस डी एक्स के नीचे आप ले लीजिए, किसको लेंगे x प्लस डी एक्स के नीचे, x को अल्टरनेंडो के फॉर्मूले से मैंने x यहाँ ले आया और इसको यहाँ ले गए, ठीक है। इक्वल टू R1 प्लस डी जेड से, R1 प्लस डी जेड जो है उस R1 प्लस डी जेड के नीचे हम ले आते हैं R1 को, R1 तो है ही। अब सेपरेट जब करेंगे तो x x कैंसिल होगा, 1 आ जाएगा, प्लस dx बाय x होगा, ये हो जाएगा dx बाय x की वैल्यू। और यहाँ R1 कैंसिल हो जाएगा, dz बाय कितनी होगी, R1 की वैल्यू, करेक्ट है। 1 1 दोनों तरफ से फिर काट दें, या फिर हम सीधे सीधे जिसकी वैल्यू हमें चाहिए वो निकाल लेते हैं। हमें चाहिए 1 बाय x की वैल्यू dx बाय dz, या वही निकालेंगे, है ना। तो यहाँ से 1 बाय एक्स की वैल्यू dx बाय dz, तो हमारे पास जो 1 बाय एक्स की वैल्यू आएगी, ये 1 प्लस आपका था यहाँ पर, वो दोनों 1 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 और ये 1। तो देखिए 1 बाय एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी एक्चुअल में 1 बाय R1 हमने अलग किया, ठीक है। और dz के नीचे आ जाएगा आपका dx, dz के नीचे कौन आ जा रहा है,
dx, ये हमारे पास वैल्यू आई 1/x की। ठीक है, तो 1/x की वैल्यू हमें चाहिए थी क्योंकि हम यहां रख पाए। ठीक ऐसे ही थोड़ा इरेज कर दूं फिर से मैं यहाँ को, है ना, ये आपका था 1/x, सॉरी 1 बाय क्या था, y था, dy/dz था, और यहाँ था आपका 1/x dx/dz था, है ना, dx/dz था। तो उस कंडीशन में dx/dz 1/x की वैल्यू 1/r1 अगर हम निकालना चाहे यहाँ से, देखिए निकल जाएगी। ठीक ऐसा ही अगर हम 1/y की वैल्यू निकालते, दो ये वाले ट्राइंगल जो है, ये वाले ट्राइंगल को इक्वल करके, है ना, तो उस कंडीशन में क्या होती, 1/r1 की जगह r2 आता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ r2 है, और ये आ जाता है dz/dy, ये वैल्यू आती है। थोड़ा सा मैं यहाँ और बताना चाहूंगा आपको, हम अगर इसको ट्रांसफर करते हैं तो 1/x की जगह इससे अच्छा है ये वाला, है ना, 1/y dy/dz हमको चाहिए, तो 1/y dy/dz की जो वैल्यू है उसको मैं ट्रांसफर करूँ dy, और ये dz आ जाएगा, तो वो आएगी 1/r2। ठीक है, और ये प्लस है ना आपका, और जो प्लस आएगी 1/x dx/dz की वैल्यू जो है 1/x dx/dz ट्रांसफर करने से, तो 1/r1 बचेगा आपका। ये एग्जैक्ट आपका आया इधर, यहाँ पर क्या है t, और ये है आपका एक्सेस प्रेशर इन कर्व सरफेस के लिए फॉर्मूला, ये वाला। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि एक्सेस प्रेशर के लिए जो फॉर्मूला है वो एक्चुअल में ये होगा, अगर जो दोनों फेस हैं वो इक्वल है तब तो ठीक है, नहीं तो एक क्या हो जाएगा आपका माइनस और एक क्या हो जाएगा प्लस, कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए, तो हम इसे प्लस माइनस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात, चूंकि दो फेस है इसलिए जो प्रेशर का जो फॉर्मूला हम लिखते हैं वो 2 के फॉर्म में होता है, ध्यान रखिएगा, 2 बाहर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, t आपका रहेगा, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 1/r1 या r2, पहले कुछ भी लेने में r1 लेता हूँ, प्लस माइनस 1 बाय कितना हो जाएगा, r2 हो जाएगा। क्लियर है ये? अब आप अगर स्फेरिकल के लिए निकालते हैं तो r1 r2 को इक्वल कर लीजिएगा, तो 1 + 1 2/2 कैंसिल, तो t बाय आपको 2t/r मिल जाएगा, 2t बाय क्या मिल जाएगा, r, अगर हम स्फेरिकल के लिए ले रहे हैं तो। अगर बहुत डिटेल देखना है तो चलिए इसको भी हम देख सकते हैं बहुत आसानी से, इसको पूरा इरेज कर देते हैं। ठीक है, अगर पूरा इसको इरेज करके हम देखें तो हमें मिलेगा क्या, हम अगर बात कर रहे हैं स्फेरिकल के लिए, स्फेरिकल के लिए जो r1 होता है वो r2 दोनों r के अगर बराबर ले लें, दोनों इक्वल हैं और दोनों को हम किसके बराबर ले लें, r के इक्वल ले लें, तो ये हो जाएगा 2t 1/r 1/r, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 2/r, है ना, 1/r 1/r कितना हो जाएगा 2/r, तो उस कंडीशन में 40/r हमारे पास आ जाएगा स्फेरिकल के लिए एक्सेस प्रेशर। ठीक है, मतलब जब दोनों तरफ फेस होंगे, और अगर हम एक तरफ फेस के लिए लेंगे तो दो को हटा देंगे तो वो कितना हो जाएगा 2t/r। तो ये था इसका डेरिवेशन। ओके, आपको आई थिंक पूरा क्लियर हुआ होगा, एक बार गोयल की बुक को आप रेफर कर सकते हैं और फिर देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।